अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज भी हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। स्थल सौंदर्यीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है जैविक खेती। डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल बता रहे हैं अच्छा सेब उत्पादन की तकनीक। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि कैसे हम भूमि का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार और सौंदर्यीकरण करने के लिए लगाए जाने वाले पौधों के बारे में। अगर हम बात करें इसके प्रूनिंग की, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके लिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? जैसे मैंने आपसे बात की थी, क्लस्टेमन है जो आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे आप क्लस्टेमन के पौधे देख रहे हैं। उसकी प्रूनिंग की वजह से इसको आज हम तोपायरी का रूप दे पाए हैं। और प्रूनिंग जो है वो हमारे जो आपके रोज़ हैं उसमें भी बहुत जो है ज़रूरी है। और आप कह सकते हैं कि जैसे आप बोगनविलिया की अगर तोपारी बनाना चाहें, उसको आप लताओं के रूप में चढ़ाना चाहेंगे, तो सभी की काट छाँट जो है आपको जिस तरह का पौधा जिस रूप में चाहिए उस तरह की काट छाँट आपको करनी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि रोज़ में अगर आप काट छाँट नहीं करेंगे तो दूसरे साल उसमें फूल आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत, जिसको कह सकते हैं अच्छे किस्म के वो फूल नहीं होंगे। तो किसी भी पौधे के लिए जो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें काट छाँट जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाए। पेड़ों में वस्तुतः हम काट छाँट की ज़रूरत हम महसूस नहीं करते हैं, पर जो आप ये कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण में उसकी जो है लॉपिंग जिसको हम कहते हैं उसको करना जरूरी होता है। क्योंकि निचले जो बेकार की टहनियाँ हैं जो आपको किसी आपके दृश्य को रोक रही हैं उसको काटना जरूरी होता है, एक रूप उसको देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि जो फूल हैं या पेड़ पौधे हैं या लताएँ हैं, उनके लिए क्या कोई कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है? हाँ, क्योंकि आपको देखना कि किसी भी पौधे में कीटनाशकों का जो है वो छिड़काव करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के कीटनाशक आते हैं कि जो कीट हैं वो आते हैं, तो कीटनाशकों का यूज़ हम करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि फंगल डिजीज़ भी बहुत आ जाती हैं, तो हम प्रिकॉशन के तौर पे क्या करते हैं कि जब हम पौधे को लगाते हैं तो हम पौधों को जो है डाइथेन के घोल में या बेबिस्टिन के घोल में जो है 2 ग्राम जो प्रति लीटर डाल के उसको डिप करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो वस्तुतः शुरू में ही उसको हम ख़त्म कर देते हैं। उससे पौधों को जो है बहुत अच्छा उसकी ग्रोथ होती है और फंगस का अटैक कम होता है। उसके बावजूद सभी पौधों में हम जो है हमें करना चाहिए कि जो कम से कम झाड़ी नुमा पौधे हैं उसमें हम डाइथेन और बेबिस्टिन की जो है हम स्प्रे करते रहें। उससे क्या होगा कि आपको फंगल अटैक उस पर नहीं हो पाएगा। और कीटनाशक जो है, क्योंकि विभिन्न तरह के कीट हैं, जो अलग अलग तरह के कीट जो आएंगे उनको अलग अलग तरह की जो बीमारियों का रोकथाम हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारे किसान भाई हैं
ये सौंदर्यकरण की तकनीक से जो आपने बताई, अगर इसको सीख के किस तरह से अपनी आजीविका कमा सकते हैं? अब आप देखेंगे कि जो आपका स्थल सौंदर्य है वो आजकल सभी लोगों के मन में एक भावना आ रही है कि आपके घर के आसपास अच्छा जो है एक वातावरण होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पेड़ लगाने से हमारा जो कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो अच्छा होता है, और पेड़ जो है हमारा जीवन है, पेड़ हमारे जीवन है। तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आप जो सरकार है वो भी बहुत जोर दे रही है कि जगह जगह पे पेड़ लगाए जाएं, उसके लिए आपको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे किसान भाई जो है जिनको इस चीज़ का एक शौक़ है वो एक जो है फूलों की नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं। अब आप फूलों की नर्सरी में उसमें आप गमले भी बेच सकते हैं, गमले नुमा पौधे बेच सकते हैं। उसके अलावा आप जो पेड़ की नर्सरी वो उगा सकते हैं। मुख्यतः हम जो तोपायरी है वो कई पौधों की या पेड़ों की या झाड़ियों की तोपायरी बन सकती है, पर मुख्यतः हमने यहाँ पे जो तोपायरी बनाई है वो दुरांता की, और जिसको कहते हैं बोटल ब्रश, उसकी हमने बनाई है। बोटल ब्रश हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के बोटल ब्रश है, जिसमें एक गोल्डन है और एक ग्रीन वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इनकी तोपायरी बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के जो है इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपको हेज कटर है और आपका जो कैंची जिनको हम कहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, हेज कटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कैंची जिनको हम कहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, हेज कटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है, और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती, ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। इन दिनों जैविक खेती की ओर किसान का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद का अच्छा मूल्य भी मिलता है। साथ ही ये मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायी भी होती है। तो जो किसान भाई सब्जियों की जैविक खेती द्वारा खेती करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अपनाएंगे, इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों को, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के एक कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। हरित क्रांति हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी। उस हरित क्रांति के कारण हमारे को बेनिफिट तो हुआ है अनाज का, ये तो हो गया, हमारी भूखमरी तो मर गई थोड़ी बहुत। तो उसमें एक चीज का हमारे को नुकसान जरूर हुआ है। किसानों को सबसे बड़ा नुकसान और समाज को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, क्योंकि प्रॉपर रासायनिक पे हमारी खेती डिपेंड हो गई। और रासायनिक पे डिपेंड होने के बावजूद कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बहुत ही भयंकर बीमारियां हमारे समाज में आ चुकी हैं। और इससे बचने के लिए हमारे को जैविक अपनाना पड़ेगा। अगर हमारे प्रॉपर जैविक हम खेती करेंगे और जैविक हमारा फूड और पशुओं का चारा होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक हम ये मानेंगे तो समाज सेवा के साथ साथ और हमारी जो बीमारी है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। देश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे को 100 या 200 मन जीरी या हमारे को 60 मन गेहूँ या हमारे को कई क्विंटल खरबूजा या तरबूज निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे को कम प्रोडक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जैविक बनाओ। आज भी जैविक पद्धति द्वारा देश में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों जहां सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, पिछड़े, पहाड़ी, घाटी तथा आदिवासी वाले क्षेत्र आदि में अपनाई जा रही है। मैंने जैविक का काम करना शुरू कर दिया 2010 के अंदर। स्टार्टिंग में तो 1-2 साल हमारे को दिक्कत आई है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पूरा नहीं मिलता, थोड़ा खाद की और दवा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो भी हमने अपने आप भरपाई पूरी कर ली। तकरीबन हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा और अच्छी प्रोडक्शन होने लगी और अच्छे रेट मिलने लगे।
और दूसरी हमारी जो वेजिटेबल और फ्रूट हम जो करते हैं वो सारा अच्छी मार्केट में जाता है, जैसे मॉल वगैरह में दिल्ली में, और हमारा करनाल जाता है, हमारी लोकल मंडी पूंडरी है। और जो हमारे बंधे हुए कस्टमर है जो लोकल, जो जैविक ही खाना पसंद करते हैं, वो भी हमारे से अच्छा माल लेते हैं। और जो जैविक का मैंने काम शुरू किया है ना, पहले मेरे से ये हमारा मित्र है राजेश कुमार सिकंदर खेड़ी, छोटे भाई जैसा है मेरा, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि इसके साथ मिलजुल के हम ग्रुप भी बढ़िया चलाए हुए हैं और जैविक का हमारे को अच्छा सिस्टम मिला। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। मैं 2008 से जैविक खेती कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, एवरेज भी, प्रोडक्शन भी बहुत कम हुई मेरी। 3 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन बढ़िया मिली और मेरा मार्केट में एक नाम हो गया, अच्छा मुनाफा मिलने लगा। मेरा सारा प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे मार्केट में हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों से यही सलाह है, जितने हो सके जैविक पे आए, क्योंकि आगे जैविक का ही जमाना आने लग रहा है। और ये तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी है जो अब जैविक के किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा हमें प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पादन 2001 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पाद राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। जहर युक्त खेती को छोड़कर हम किसानों से ये अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। इसमें शुरू में किसानों को हो सकता है थोड़ी पैदावार कम मिले, लेकिन जो रेट्स हैं उनके ऑर्गेनिक पदार्थों के, ऑर्गेनिक अनाजों के, वो किसानों को ज्यादा मिलते हैं। कई बार 1.5 से 2 गुना तक भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार रहता है। बीज उपचार से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक किसानों को ट्रेनिंग देता है इसमें। और जैसे जैविक खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, बायोगैस स्लरी है, ये सब चीजें बनाने की मतलब किसानों को ट्रेनिंग देता है। और इसमें हमारे किसान जैसे अमरीक हजवाना है, राजेश खेड़ी सिकंदर है, ये आगे भी आ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक उत्पाद अपना बना के सुदूर जैसे गुड़गांव है या दिल्ली में है जो मॉल है, उनके साथ उनका बाईबैक कांटेक्ट हुआ है और वो उनका माल को खरीद रहे हैं। बल्कि डबल से भी 3 गुना तक भी वो दाम देने के लिए तैयार हैं दिल्ली के वासी। बल्कि कैथल में भी ऐसे किसान, ऐसे कंज्यूमर हैं जो किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए तैयार है, रेट देने के लिए तैयार है। किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम शुरू में कम से कम अपने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, उसके बाद ऑर्गेनिक तरफ जाएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक जो कीड़े मार दवाइयां जैसे नीम से बने हुए उत्पाद हैं वो मतलब बाजार में उपलब्ध हैं, वो उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। खाद के रूप में जैसे गोबर की खाद है, बायोगैस स्लरी है या अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद है, उन खादों का इस्तेमाल करके किसान अपनी पैदावार को बढ़ा तो नहीं सकते ऑर्गेनिक खेती के अंदर, लेकिन उसको उस पैदावार को मेंटेन कर सकते। आइए अब जानते हैं जैविक खेती कौन कर सकता है। जैविक उत्पादन या खेती कोई भी किसान या किसानों का समूह, संस्था या कंपनी या NGO, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा विक्रेता या सरकारी संस्था कर सकती है। सेब की पैदावार के लिए हिमाचल प्रदेश की अपनी एक अलग ही पहचान है। वहीं आजकल सेब के फलों पर रंग और आकार बदल रहा है, परंतु बरसात की वजह से इसके फलों और पौधों पर कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी दिखाई देने लगा है। फल वृक्षों से अच्छा उत्पादन के लिए किसानों को कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार बानियाल। भाई मेरा नाम प्रेमलाल है, मैं जसौरगढ़ बग्गा का निवासी हूँ। तो आजकल बागवानों को थोड़ा ख्याल रखना है कि भाई हमको कैसे साइज का उसके बारे में कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बाकी आजकल ये बुलिफ वगैरह लगता है तो इन पे स्प्रे वगैरह करनी है कीटनाशक की। तो बाकी जैसे जड़ों की भी बीमारी है, कुछ तो मेरे बागों में भी है, कुछ तो पेड़ों को लगी हुई। तो मैं तो कर रहा हूँ इसकी कोई कीटनाशक वगैरह मैं इसमें डालता हूँ, तो इससे थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ ये जो है, जो ये बुलियफ बोलते हैं इसको, ये इसको कीटनाशक की छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो ये क्या करता है, ये जो इसके स्पार बनते हैं ये स्पारों को खा जाता है। ये इसकी जो रुई जो है, इस रुई के अंदर कीड़ा होता है,
तो ऐसे पता नहीं चलेगा, बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ रुई है। इसके अंदर एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो है इसके ज़्यादातर ये जो स्पर बनता है इसका, स्पर के बीच में ही लग जाता है और स्पर को खा देगा, उसमें फल नहीं आएगा। तो इसको कीटनाशक छिड़काव करना बड़ा ज़रूरी है। लिथल का ही मैं छिड़काव करता हूँ, यही कामयाब मेरे को तो लगा कि उससे ये कंट्रोल हो जाता है। इसको साफ़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इसमें घास नहीं आना चाहिए ना, अभी हमारा फल है तो ये काले हो जाते हैं। ये इसकी वजह से बरसात में, क्योंकि बारिश भी ज़्यादा होती है और ये धुंध वगैरह पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है इसके कुछ इसका ये घास का असर पड़ता है, उसकी वजह से ये काले हो जाते हैं ये फ्रूट जो है हमारा। अच्छा, बाकी ये क्या है, इसमें तौलिए जो है, तौलिए के इर्द गिर्द में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए बरसात का। आज मैं आपसे सेब की बागवानी के विषय में कुछ बातचीत करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है और जो हमारे सेब के जो फल हैं वो पूर्ण विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जुलाई माह में रखने वाली कुछ सावधानियों के विषय में मैं आपको बताऊँगा। बरसात का जो मौसम है उसमें पौधे के जो तौलिया है उसमें जल निकास का पूरा प्रबंध करें। अगर पौधे के तौलिए में जो पानी है वो भर जाएगा तो उससे जड़ों और तने के निचले हिस्से में बीमारियां पैदा होने की आशंका रहती है। इन सब से बचाव के लिए आप बगीचे में और ख़ासकर पौधे के तौलिए में पानी न रुकने दें, इसे नालियां बनाकर चैनलाइज कर बगीचे को सूखा रखने की कोशिश करें। सेब के पौधों में अक्सर देखा गया है कि जड़ों के सड़ने की बीमारी जो है वो अधिकतर लगती है। इस बीमारी के निवारण के लिए आप जो सेब का पौधा है उसके तने के लगभग 30 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर गहरी छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें बेबिस्टिन का घोल डालकर ऊपर से कवर कर दें। ऐसा करने से जो जड़ सड़न रोग है उससे थोड़ा सा बचाव पौधे का हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो सेब के फल हैं उनमें झड़ने की आशंका रहती है। इस दौरान अगर फल झड़ने की समस्या हो तो हम NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो कि प्लेनोफिक्स के नाम पे बाज़ार में मिलता है, उसे 45 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोलकर जब फल झड़ने की आशंका हो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले अगर छिड़काव करें तो फल झड़ने की जो समस्या है इस दौरान उसको हम कम कर सकते हैं। बागवान साथियों, अक्सर बगीचों में ये देखा जाता है कि ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे फल देरी से उगते हैं और जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बगीचे हैं उनमें फलों में रंग आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऊंचे पर्वतों में सेब के फलों को जल्दी पकाने के लिए तथा मध्यवर्तीय क्षेत्रों में रंग लाने के लिए हम इथरल का छिड़काव जो है वो सेब के पौधों में कर सकते हैं। इसके लिए हम 500 से 600 मिलीलीटर इथरल 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा इस घोल में 45 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स भी जरूर मिलाएं जिससे फल ना झड़े। इस घोल को छिड़काव करने का उचित समय है जब फलों में कुदरती तौर पर लगभग 30% जो है वो रंग विकसित हो जाए, उस समय इस घोल का छिड़काव करें जिससे कि हमारे सेब के जो फल हैं उनमें अच्छी तरह रंग विकसित हो सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अगस्त का महीना शुरू हो गया है। अगर आपकी फसल बुआई किए हुए 15 से 20 दिन हो गई है तो पहला काम जो आपको करना है वो है छटनी, थिनिंग जिसको कहते हैं, कि जहाँ पर कमज़ोर पौधे हैं उनको निकाल दीजिए और 10 से 15 सेंटीमीटर पर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको बरकरार रखें। जहाँ पर पौधा कम है वहाँ पर पौधे लगा दें और जहाँ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ से कमज़ोर पौधों को उखाड़ करके दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लें। अगर पौधा ज़्यादा होगा तब भी उसमें अच्छी बाली नहीं आएगी और पौधा अगर दूर दूर है, कम है, तब भी आप पैदावार नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को अभी और जितना जल्दी हो सके आप करें। खरपतवार के लिए बेहतर तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बुआई के तुरंत बाद एट्टाजीन का प्रयोग करें। अगर कर दिए हों तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं या करने के बावजूद भी खरपतवार कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो खेत में आपके आ गए हैं, निराई आप कराते हैं तो निराई नंबर 1 पर सदैव रही है और आज भी अगर आप निराई करा लेते हैं तो वो नंबर 1 है। और जब खरपतवार दब जाएंगे, फसल आपकी एक बार बढ़ करके घुटने की ऊंचाई के ऊपर आ जाएगी, तब इनकी जो हमारी फसल से प्रतियोगिता है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हमारी फसल अच्छी पैदावार देने की स्थिति में रहेगी। दूसरी चीज़ जो आती है वो उर्वरक प्रबंधन, क्योंकि बुआई के समय खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की संस्तुत मात्रा का प्रयोग किए होंगे। आमतौर पर 1 एकड़ में 80 से 100 किलो यूरिया की आवश्यकता होती है। अगर आप NPK या DAP डाल करके बुआई किए होंगे तो अब आपके पास जो यूरिया देने की बात है तो पहली बार जो यूरिया का प्रयोग करना है, जैसे ही आपकी फसल आप थिनिंग कर चुके, थिनिंग करने के बाद आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाएगी, उस समय यूरिया प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ मौसम, अगर बारिश तेज़ या बारिश होने की संभावना है तो उस दिन यूरिया का प्रयोग न करें। दूसरी चीज़, तेज़ धूप में यूरिया का प्रयोग न करें, क्योंकि यूरिया हम बखेर के डालते हैं तो 1 एकड़ में डालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख करके यूरिया का प्रयोग करते हैं तो जो यूरिया आप फसल के लिए देते हैं उसमें अधिकाधिक मात्रा पौधे को मिलती है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की बढ़वार को प्रभावित करने वाले विभिन्न खरपतवारों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।